नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज की बात करें तो चैनल पे कल के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया गया था। और ये जो वीकली जो वीडियो होता है साप्ताहिक, इसमें हम मार्केट का जो दौरान इस सप्ताह जो मार्केट चलने वाला है, कौन सी बड़ी घटनाएं इसमें देखने को मिलेंगी, तो इसका इसमें जिक्र किया गया। आप चाहें तो पहले इसको कवर कर सकते हैं या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पेज पर जा कर के इसको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, आ गए हम अब सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में हम तीन बड़ी घटनाओं की तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, अमेरिका से बैंकिंग क्राइसिस का और मंदी का जो माहौल देखने को मिल रहा है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा बड़ी इसमें बात करेंगे हम Q4 रिजल्ट्स की। और तीसरे पर हम चर्चा करेंगे ऑटो कंपनीज के मंथली सेल्स की। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अमेरिका से। और अमेरिका में एक बार फिर से देखें तो बैंक है वो डूबने की है, वो एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है। अमेरिका से एक बार फिर बैंक डूबने का है वो मेगा समाचार आते हुए देखने को मिल रहा है। और विश्व में मंदी का जो माहौल है या मंदी की जो सुगबुगाहट है, एक बार फिर से आपको उसकी जो मंदी का जो क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है। और अमेरिका में एक के बाद एक जो बैंक है वो डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं। और विश्व के बाज़ारों पर इसका एक बड़ा प्रभाव आपको देखने को कल मिल सकता है। और यदि बात करें तो बैंकिंग सिस्टम्स में क्राइसिस देखने को मिल रहा है अमेरिका में। और जिस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई और मंदी का जो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, उसका एक बड़ा कारण है वो बैंकों पर देखने को मिल रहा है। और अमेरिका में फिर से एक बड़े बैंक के है वो डूबने का है वो समाचार देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका में यदि बैंकिंग क्राइसिस की बात करें तो अमेरिका में बैंकों के डूबने का जो सिलसिला था वो सिलिकॉन वैली बैंक से वो देखने को मिला था। और सबसे पहला जो बैंक था अमेरिका में 2023 में जिसके डूबने का समाचार था वो सिलिकॉन वैली बैंक था। उसके बाद अगर दूसरे बड़े बैंक की बात करें तो सिग्नेचर जो बैंक था वो भी डूबते हुए देखने को मिला था। और इन दोनों बैंकों के डूबने का जो समाचार था वो दुनिया में मार्च में आते हुए देखने को मिला था। और अप्रैल का महीना है वो बीते बीते अब आपको अमेरिका से एक और बैंक के डूबने की लेटेस्ट खबर आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये अमेरिका का जो बड़ा बैंक है वो तीसरा जो बड़ा बैंक जिसके डूबने का जो समाचार आज आ चुका है। और बैंक का नाम है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। और अमेरिका का ये जो प्राइवेट सेक्टर का जो बड़ा बैंक है फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, इसके डूबने का समाचार आज दुनिया में गहरा गया है। और अमेरिका में एक बार फिर मंदी का जो एक मंदी ने फिर से अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम्स को धराशायी कर दिया है। और यदि अमेरिका से इसकी बात करें तो इसमें JP मॉर्गन बैंक है वो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। और इसने और अमेरिका के जो बैंकिंग जो रेगुलेटर्स हैं और JP मॉर्गन बैंक्स, इनके द्वारा जो फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक था उसको बचाने की सभी नाकाम कोशिशों के बाद इसे डूबा हुआ बैंक घोषित कर दिया गया। और JP मॉर्गन बैंक है वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को है वो खरीदने जा रहा है। और आज की बहुत मेगा बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। ये वीडियो बनाने से मात्र 33 मिनट पहले ही ये न्यूज आते हुए देखने को मिला था। और दुनिया में एक बार फिर से मंदी का है वो संकट गहराने लगा है। और अमेरिका का ये तीसरा बैंक है जो हाल ही यानी वर्ष 2023 में अमेरिका का ये तीसरा बड़ा बैंक है जो डूबने के कगार पे पहुंच गया है, या यूँ कहें कि डूब भी गया है। और JP मॉर्गन बैंक है वो अब इसका अधिग्रहण करने वाला है। तो बात करें अगर न्यूज की तो अमेरिका के
फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक को रेगुलेटर्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, या यूं कहें तो अमेरिका की सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसे एक डूबा हुआ बैंक है वो घोषित कर दिया गया है। बैंक को डूबने से बचाने की सभी नाकाम कोशिश रहने के बाद रेगुलेटर्स ने यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक अब इस बैंक को जेपी मॉर्गन एंड चेस एंड कंपनी को इस बैंक को बेचा जाएगा। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने एक बयान में कहा, जेपी मॉर्गन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की सभी संपत्तियों और जमा राशि की जिम्मेदारी लेगा। इसमें वो जमा राशि भी शामिल है जिनका इसमें बीमा नहीं किया गया। और यदि बात करें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की, तो फर्स्ट रिपब्लिक जो बैंक का फोकस था वो प्राइवेट बैंकिंग पर था, जो अमीर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बैंक के चेयरमैन जिम हर्बर्ट ने वर्ष 1985 में 10 से भी कम लोगों के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। जुलाई 2020 तक यह अमेरिका का 14वां सबसे बड़ा बैंक बन गया था, जिसके पास देश के 7 राज्यों में 80 से अधिक ऑफिसेज थे। साल 2022 के अंत तक इस बैंक में करीब 7,200 से अधिक लोग काम करते थे और अब ये बैंक है वो फेल हो गया है, डूब गया है और अमेरिका के जो बैंक रेगुलेटर्स हैं उन लोगों ने इस पर नियंत्रण कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है। और अब इस बैंक का जो इस बैंक को और जेपी मॉर्गन बैंक को बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो ये अमेरिका का तीसरा जो बड़ा बैंक है जो फेल होने के समाचार देखने को मिल रहा है। और यदि देखें तो ये अमेरिका से जो मंदी की जो समस्या है वो बड़ी बाहें खड़ी की हुई है और इसका जो असर है वो बैंकिंग सिस्टम पर देखने को मिल रहा है। और जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है ये अमेरिका का तीसरा बैंक है जो वर्ष 23 में हाल ही के महीने में इन 2 महीनों में 3 बड़े जो बैंक हैं वो डूबते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका जो प्रभाव है कल आपको दुनिया के बाज़ारों पर देखने को मिलेगा और कल हमारे इंडियन बाज़ार पर भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। बैंकिंग शेयरों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडियन मार्केट की बात करें तो भारतीय जो बैंक हैं उनके जो Q4 के रिजल्ट्स भी है काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बैंकों की जो बैलेंस शीट है काफ़ी मजबूत है, तो हमारे यहाँ इसका प्रभाव है हो सकता है तुलनात्मक रूप से कम रहे। और मित्रों बात करेंगे Q4 रिजल्ट्स की, तो आज वैसे तो मार्केट की हॉलीडेज है महाराष्ट्र डे के उपलक्ष्य में, लेकिन आज Q4 के रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लेटेस्ट एक कंपनी ने आज GNA एक्सेल्स और ऑटो सेक्टर में काम करने वाली ये ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। GNA काफ़ी मजबूत कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो GNA एक्सेल्स के Q4 रिजल्ट्स है वो उनकी चर्चा अपनी इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट पर चलें, उससे पहले अपन देखेंगे इसके कि आज कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना हुआ है। तो इसमें शेयर होल्डर्स को 6 रुपये पर शेयर का इसमें डिविडेंड है, उसमें डिविडेंड मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को। और अब चलते हैं अपन इसके रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट्स PDF पर अपन आ गए हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो GNA एक्सेल्स का मार्केट कैप है 1773 करोड़। स्टॉक की करंट प्राइस 826 पर ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू को, तो ये रहा मार्च 23 का क्वार्टर, दिसंबर 22 और मार्च 22 का। तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 28% ईयर टू ईयर बढ़ा है। इस क्वार्टर में 384 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछले क्वार्टर में 404 करोड़ का रहा था, मार्च 22 में 300 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 300 से बढ़ करके 384 हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें हल्की सी इसमें करीबन गिरावट देखने को इसमें मिल रही है। हालांकि ईयर टू ईयर रेवेन्यू है वो 28% तक बढ़ा है। और अब बात करेंगे एबिडिटा की, तो कंपनी की एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा है वो 50% ईयर टू ईयर बढ़ा है। प्रेजेंट क्वार्टर में करीबन है वो 60 करोड़ का एबिडिटा रहा, पिछले क्वार्टर में 62 का था। तो ये यहाँ क्वार्टरली है वो हल्का सा इसमें डाउन हुआ है।
नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट 88% ईयर टू ईयर बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 1 करोड़ घट करके 34 करोड़ का है। और मार्च 22 की बात करें तो उसमें मात्र 18 करोड़ का रेवेन्यू था। तो कंपनी के जो ईयर टू ईयर है, इसमें ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट शानदार बढ़ा है और करीबन इसमें 88% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 28% बढ़ा है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, ईयर टू ईयर रिजल्ट्स है वो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हल्के से डाउन देखने को मिल रही हैं। इसका प्रभाव अपन यहाँ भी दे सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था वो 16.67 था और इस क्वार्टर में जो ईपीएस है 15.85 रहा है। तो कुल मिलाकर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हल्के से डाउन है और ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे Q4 अप्रैल माह के लिए ऑटो कंपनियों के सेल्स। और आज एक मई है, तो आज फर्स्ट में और ऑटो जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी जो मासिक जो सेल्स हैं उनके सूचनाएं सूचनाएं दी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के और मंथली सेल्स की बात करेंगे। और ये जो मंथली सेल्स हैं वो अप्रैल 23 के महीने के जारी हुई हैं। तो इसमें टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट में अच्छा काम कर आते हुए देखने को मिला है। और यदि टाटा मोटर्स के टोटल सेल्स की बात करें तो अप्रैल महीने में टोटल जो सेल्स है 69,599 यूनिट्स की सेल्स हुई है। और यदि इसमें टोटल डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, टाटा मोटर्स का टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स का परफॉर्मेंस है अप्रैल जो 22 में की बात करें तो पिछले वर्ष 22 में 71,467 रहा था और अप्रैल 23 में यानी इस महीने में अप्रैल 23 में 68,514 रहा है। और करीबन ईयर टू ईयर इसमें 4% है वो डाउन देखने को मिली है, यानी अप्रैल महीने में सेल्स है वो कम हुई है, 4% है वो सेल कम हुई है। और कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो कॉमर्शियल जो व्हीकल्स की अगर टोटल कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इसमें 27% है वो ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और अप्रैल 23 में मात्र 22,492 व्हीकल्स की है वो सेल्स हुई है। और पिछले वर्ष अप्रैल 22 में 30,838 की हुई थी। तो ये 27% है वो ईयर टू ईयर डाउन है। यदि HCV ट्रक्स की बात करें तो ट्रक्स की जो ग्रोथ है वो 6% ईयर टू ईयर डाउन हुई है। और ILMCV ट्रक्स की बात करें तो 62% डाउन हुआ है। पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उनकी जो सेल्स है वो 4% डाउन हुई है। और SCV जो कार्गो और पिकअप हैं उनकी सेल है वो 30% डाउन हुई है। और CV जो डोमेस्टिक है वो 28% डाउन हुआ है। तो कुल मिलाकर के टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल जो सेगमेंट है, कॉमर्शियल जो व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें ज़्यादा गिरावट हुई है, उसमें करीबन टोटल पर 27% की गिरावट हुई है। जबकि डोमेस्टिक जो सेल्स है वो मात्र 4% गिरी है। और लेकिन ये एक जो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर जो व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल में EV जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये इसी के दम पर टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है उसमें बड़ी तेज़ी है वो देखने को इन 2 सालों के पीरियड के दौरान टाटा मोटर्स में जो जान आई है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट से ही आई है। तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। यदि पैसेंजर व्हीकल में अगर बात करेंगे तो टोटल पैसेंजर व्हीकल जिसमें डोमेस्टिक जो व्हीकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी शामिल है, तो पिछले वर्ष अप्रैल की जो अप्रैल 22 था उसमें 41,000, पिछले वर्ष 22 में 41,587 थे। इस वर्ष 47,007 की सेल हुई है। करीबन इसमें ईयर टू ईयर 13% की ग्रोथ हुई है, यानी जो EV सेगमेंट है उसमें 13% की ग्रोथ हुई है। और टोटल जो PV और जिसमें EV भी शामिल है तो उसकी बात करें तो इसमें करीबन 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और EV का जो सेगमेंट है, केवल EV का जिसमें IV और इंटरनेशनल बिजनेस और प्लस डोमेस्टिक कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उसमें इंटरनेशनल बिजनेस प्लस डोमेस्टिक, तो उसमें 180% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स का ये
जो ईवी सेगमेंट है इसमें दमदार है वो बिजनेस देखने को मिल रहा है। और अगर अगली कंपनी की बात करेंगे अपन मारुति, तो मारुति की भी आज मंथली डाटा आते हुए देखने को मिले हैं। और मारुति ने करीबन इस महीने में 1,60,529 यूनिट्स बेचे हैं, जिसमें देखें तो इसके मिनी और कॉम्पैक्ट हैं, अल्टो एस प्रिस्को है, बेलेनो, सेलेरियो, इनमें सभी में है वो सभी में हल्की सी में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है उसमें है वो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि ऑल्टो और एस प्रिस्को में है वो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। ऑल ओवर अगर देखेंगे तो इसके डोमेस्टिक जो टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिले। पिछले महीने में 1,21,995 यूनिट थे और इस महीने अप्रैल में 1,37,000 है, तो यहाँ ग्रोथ है वो यहाँ प्लस हुई है। और टोटल डोमेस्टिक्स इंक्लूड एलसीवी की बात करें तो इसमें भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट पर भी इसमें एक्सपोर्ट कम हुआ। पिछले महीने में करीबन 18,500 यूनिट्स का एक्सपोर्ट था और इसमें करीबन 17,000 का ही देखने को मिला है। और टोटल जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिले। टोटल जो सेल है जिसमें डोमेस्टिक्स प्लस एक्सपोर्ट है तो उसमें पिछले महीने 1,50,000 से ज़्यादा थी और इस महीने 1,60,000 से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर मारुति के भी सेल्स के जो डाटा हैं वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे अतुल ऑटो के, तो अतुल ऑटो के भी मंथली डाटा की बात करें तो अतुल ऑटो में 55% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और इसके जो टोटल जो सेल्स रही है पिछले महीने में पिछले वर्ष अप्रैल 22 में 1,593 यूनिट थी और अतुल ऑटो ने इस अप्रैल 23 में मात्र 715 यूनिट बेचे हैं, तो इसमें 55% की है वो 55% डाउन देखने को मिल रही है। और एसएमएल इशू की बात करेंगे तो एसएमएल के भी अगर इसके सेल्स की बात करें तो कार्गो जो एसएमएल के जो कार्गल जो व्हीकल्स हैं उसमें 34% डाउन देखने को मिली है। पैसेंजर जो व्हीकल है उसमें ग्रोथ है 82% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली है और टोटल पर 38% के ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल ओवर देखें तो इसका अतुल ऑटो के एसएमएल का ठीक रहा है। इसमें पैसेंजर जो व्हीकल्स है उसमें 82% की ग्रोथ देखने को मिली है और टोटल पर 38% की ग्रोथ है। अन्य कंपनी की बात करें तो जो ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है एस्कॉर्ट कुबोटा, तो एस्कॉर्ट कुबोटा की अगर बात करें तो इसमें अप्रैल महीने के दौरान इसने कुल है वो 7,252 यूनिट बढ़ते। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो अप्रैल महीने में 7,252 है, पिछले वर्ष 7,676 थे। हालांकि इसमें 5.5% है वो गिरावट देखने को मिली है। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी 51% कम हुआ है और टोटल की बात करें डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट तो इसमें 9% की कमी हुई है, यानी एस्कॉर्ट कुबोटा के भी सेल्स है वो 9% कम देखने को मिली है। और अब बात करेंगे आयशर मोटर की, तो आयशर मोटर की अगर बात करें तो आयशर मोटर की टोटल जो डोमेस्टिक है इस महीने में ये टोटल डोमेस्टिक सेल है वो 6,142 रही है। पिछले क्वार्टर में पिछले महीने वो 4,766 रही है। और ग्रोथ इसकी बात करें तो इसमें 28 से 29% की ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो भी सेम ही है, 28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो टोटल जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, मात्र इसमें टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो उसमें 60% की कमी देखने को मिल रही है। ऑल ओवर बात करें तो इसमें 18 से 19% की है वो 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। और तो मित्रों ये थे आज के महत्वपूर्ण जो लेटेस्ट न्यूज़ थी अभी जो हाल ही में आते हुए देखने को मिली है। तो इन सभी न्यूज़ का एक्शन आपको कल जब बाजार खुलेंगे उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो अमेरिका का जो बैंक है वो जो बैंक जो डूबने की जो बड़ी न्यूज़ है उसका कल मार्केट पर असर देखने को मिलेगा। साथ ही Q4 के रिजल्ट्स और ऑटो सेल्स के जो मंथली जो डाटा आए हैं ये मिले जुले असर हैं। जहाँ टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक वाला उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के कंपनियों का मिला जुला असर है। एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट थोड़ा प्रभावित हुआ है, एक्सपोर्ट का आंकड़ा कम आते हुए देखने को मिला। डोमेस्टिक्स का आंकड़ा भी उसमें बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन सभी का प्रभाव कल आपको एक्शन होते हुए देखने का
मिलेगा। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि पहली बार चैनल पेज को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करके उनको जरूर सेलेक्ट कर लें और कमेंट्स जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकें। नमस्कार।